मीरा की बातें। जब शब्द चिंगारी बन जाते हैं, सुबह की धूप आंगन में उतर आई थी। सविता कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसकी पीठ सीधी नहीं थी, जैसे रात ने उसके भीतर कुछ मोड़ दिया हो। नींद फिर अधूरी रही थी। खिड़की से आती हवा उसके चेहरे को छूती या लेकिन मन तक नहीं पहुंच पा रही थी। मीरा रसोई में काम कर रही थी। बर्तनों की आवाज, चूल्हे की हल्की आंच, सब कुछ रोज जैसा ही था, लेकिन आज सविता का ध्यान बार बार वहीं चला जाता। मीरा के हाथों में फुर्ती थी, उसके चेहरे पर एक सहज शांति, जैसे किसी अधूरेपन की गांठ उसके भीतर न हो। मीरा, सविता की आवाज थोड़ी भारी थी। जी मालकिन। मीरा पास आकर खड़ी हो गई। सविता कुछ पल उसे देखती रही, फिर जैसे अचानक बोली, शादी के बाद जिंदगी कैसी लगती है? मीरा चौंकी नहीं, उसने नजर झुकाई, फिर हल्की सी मुस्कान आई। शादी के बाद जिंदगी नहीं बदलती मालकिन, इंसान बदलता है। सविता ने कप में चाय घुमाई। कैसे? मीरा ने धीरे से सांस ली। जब कोई आपके पास बैठता है बिना कुछ बोले, तब समझ आता है कि अकेलापन क्या होता है और साथ क्या। ये शब्द सीधे सविता के सीने में उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी भाषा समझ रहा है, बिना सवाल पूछे। दोपहर तक सविता बेचैन रही। कमरे बदले, कपड़े बदले, लेकिन मन नहीं बदला। मीरा का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ जाता, उसकी सहजता, उसका ठहराव। शाम को सविता ने मीरा को अपने कमरे में बुलाया। दरवाजा खुला था, हवा धीमी थी। बैठो, सविता ने कहा। मीरा पलंग के किनारे बैठ गई। दोनों के बीच थोड़ी दूरी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी। रामू, तुम्हारे पति, सविता ने बात शुरू की, वो कैसे हैं? मीरा के चेहरे पर संकोच नहीं आया। सीधे हैं, ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब पास होते हैं तो लगता है कोई है जो थामे हुए है। सविता की उंगलियां आपस में उलझ गई। थामे हुए? कैसे? मीरा ने शब्द चुने, ऐसे जैसे कोई आपको गिरने से पहले ही पकड़ ले, जैसे सांसें तेज हो तो कोई पास बैठकर बस मौजूद रहे। सविता की सांस अनायास गहरी हो गई। उसने नजर घुमा ली। तुम खुश हो? सविता ने पूछा। मीरा ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मेरी चाहत को गलत नहीं कहा गया। ये वाक्य बिजली बनकर सविता पर गिरा। उसकी आंखों में नमी आ गई। और अगर? सविता की आवाज कांप गई। अगर किसी की चाहत सुनी ही न जाए? मीरा ने पहली बार सविता की तरफ पूरी तरह देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं, समझ थी। तो वो चाहत भीतर जलती रहती है मालकिन, मीरा बोली, और भीतर की आग सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। कमरे में खामोशी छा गई। सविता को लगा जैसे उसकी सांसें भी शोर कर रही हों। मीरा उठने लगी। सविता ने अनजाने में उसका हाथ थाम लिया। बस एक पल, कोई दबाव नहीं, कोई जोर नहीं, लेकिन उस एक स्पर्श में दोनों ने कुछ महसूस किया, एक दूसरे की धड़कन। मीरा ठिठक गई, फिर धीरे से बोली, मालकिन, कभी कभी सच बोलने से पहले हाथ छूटना जरूरी होता है। सविता ने हाथ हटा लिया, जैसे कोई जलती चीज से उंगली हटा ले। मीरा कमरे से चली गई, लेकिन उसकी बातें रुककर नहीं गईं। उस रात राजेश जल्दी घर आया, खाना साथ खाया, बातें भी हुई, लेकिन सविता का मन कहीं और था। राजेश पास बैठा था, फिर भी दूर। सोने से पहले सविता ने हिम्मत की, राजेश, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ छूट गया है? राजेश ने थकी आंखों से देखा। सविता, ये उम्र का असर है, सब ठीक है। बस इतना ही। लाइट बंद हुई, अंधेरा फैला, और सविता के भीतर एक आवाज गूंजती रही, सब ठीक नहीं है। अगली सुबह मीरा जल्दी उठ गई थी। रामू भी आंगन में था। दोनों साथ काम कर रहे थे, बिना बोले, बिना उलझे। सविता ने दूर से देखा। रामू का खड़ा होना, उसका संतुलन, उसकी मौजूदगी में कोई बनावट नहीं थी। मीरा ने रामू की ओर देखा, बस एक नजर, लेकिन उस नजर में भरोसा था। सविता ने पहली बार साफ महसूस किया, मीरा की खुशी किसी शब्द की मोहताज नहीं है। उस दिन सविता ने एक फैसला नहीं किया, लेकिन एक सच स्वीकार कर लिया। उसकी चाहत मर नहीं गई है, वो बस जाग रही है, और जागी हुई चाहत सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। पार्ट 2 समाप्त। जब आप कहें मैं पार्ट 3 शुरू करूं, जहां सविता का निर्णय, रामू की मौजूदगी और हालात एक नई सीमा की ओर बढ़ेंगे।